गूंज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। अब आप सुनेंगे गूंज, सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। आप सभी जानते हैं झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। 13 नवंबर को फेज 1 का वोटिंग होने वाला है। सभी प्रत्याशी इधर उधर इतर बितर हैं कि हम कहां जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जनता तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। हालात तो ये है, अभी रात के करीबन 2 बजे हैं और हमारे साथ आज बड़े खास मेहमान उपस्थित हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय और खासकर तब दिया जब इतना आपका बिजी शेड्यूल चल रहा था। धन्यवाद आपका कि आप इतनी रात को मुझसे मिलने आए हैं। नहीं बिल्कुल सर, मेरा यह काम है। सबसे पहले ईज डाउन करते हैं सर, क्वेश्चन आपसे एक नॉर्मल हम पूछना चाहेंगे। आपने अपना पॉलिटिकल करियर क्यों शुरू किया, सबसे पहला प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न यह है कि अगर आपको समाज सेवा ही करना था तो समाज कार्य भी आप कर सकते थे, क्या इसमें आपका कुछ पर्सनल बेनिफिट था या कार्यकर्ताओं के दबाव में आप लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लोगों के बीच में हमेशा एक्टिव रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? देखिए, ये भी मैं एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। मेरे कजन युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव को हम लोग पॉलिटिक्स में लेके आए जी। 2005 के इलेक्शंस में वो यहाँ विजयी हुए कांग्रेस पार्टी के टिकट से। उस समय मैंने उनके लिए बहुत एक्सटेंसिवली कैंपेन किया था, उनके लिए पूरे हटिया विधानसभा क्षेत्र में। तो काफी जगह प्रोमिसेस भी किए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या करके देंगे। तो लोगों के डिमांड्स भी थे। उसके बाद जब ये चुनाव खत्म हो गए, वो जीत गए जी, तो काफी जगह मैंने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ था। लोग मुझे भी कॉल करते थे एमएलए से काम कराने के लिए। तो उस वक्त मैंने देखा कि काफी लोगों का काम नहीं भी हो पा रहा था। तो मुझे लगा मैंने लोगों को, क्योंकि उस समय भी ये मुझे एहसास हो रहा था कि लोग जनरली पॉलिटिशियंस की बातों पे यकीन नहीं करते। तो मैंने उनको ये इस बात के बारे में गारंटी दी थी कि भाई मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, आप अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा जी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि लोगों के फोन कॉल्स, फिर लोगों से मिलना जुलना, और मैंने जहां जहां जो वायदे किए थे वो जो एमएलए के संज्ञान में आया उन्होंने किया उनके लिए। बाकी बहुत से कुछ पर्सनल भी आते थे लोगों के डिमांड्स, तो मैं उनको पूरा करता गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनके लिए जिम्मेवार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इनके बीच कैंपेन किया है। और इसके बाद 2008 में यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, डिप्टी मेयर और मेयर का इलेक्शन हो रहा था। तो उस वक्त एक काफी लोगों की इच्छा रही कि अजय नाथ शाहदेव को ये इलेक्शन लड़वाया जाए। तो मैंने उस समय मैंने कहा मैं बैकरूम बॉय हूँ और मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग रखी गई। मैंने उस मीटिंग में, वो शाहदेव हाउस कांके रोड में एक मीटिंग हुई, उसमें सारे साथी जो थे, एमएलए इंक्लूडिंग द एमएलए ऑल्सो, युवराज गोपाल शरण नाथ वो भी थे। तो सब ने कहा कि नहीं, लड़ना चाहिए। मैं कुछ लोगों को लेके गया था सिखा के कि आप कहिएगा कि नहीं अजय जी ऐसे ही ठीक है, इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है, ये आपको हेल्प करते हैं चुनाव में और ये अच्छी बात है। लेकिन वहां उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया कि लोगों ने बड़ा जोशीला भाषण दे दिया, नहीं इनको लड़ना ही है, क्योंकि ये शहर का इलेक्शन था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी गैप के बाद हो रहा था, लगभग 25 सालों के बाद यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे थे। और उसमें मैं डिप्टी मेयर का प्रत्याशी हुआ। मेयर का पोस्ट रिजर्व पोस्ट था और डिप्टी मेयर में करीब 79 कैंडिडेट्स थे। मैं पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस समय आया खुद। अच्छा, तो और मैं इलेक्शन जीत भी गया। मैं इलेक्शन जीत भी गया, तो ये शुरुआत वहां से हुई। तो सर कैसा चल रहा है अभी तक का जो आपका पॉलिटिकल अनुभव है? आप क्या मतलब कैसा महसूस करते हैं सर? पॉलिटिकल क्षेत्र में आप आए हैं, लोगों को समझते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं अपना प्रतिदिन हर दिन, कैसा अनुभव होता है सर कि पॉलिटिक्स किस प्रकार का पावर देता है समाज को बदलने का? देखिए, पॉलिटिक्स में पावर तो बहुत है। आप समाज को बदल सकते हैं, लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं अगर आपकी सोच सही रहे। मैंने कहा, जब मैं डिप्टी मेयर भी रहा यहाँ 5 वर्षों के लिए, तो उस वक्त भी मैंने कोशिश की, ईमानदार कोशिश की मैंने कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। उस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट भी काफी कम हुआ करता था, फिर भी लोगों के मन में एक भावना रही कि इसने अच्छा काम किया है। और पॉलिटिक्स में, डायरेक्ट पॉलिटिक्स जो होता है उसमें कोई मैं पार्टी में नहीं था। अच्छा, उसके बाद युवराज जो एमएलए थे, उनके डेथ के बाद एक नेचुरल चॉइस था, लोगों ने कहा कि नहीं, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपको उतरना चाहिए। हाँ, तो उसी वक्त मैं पहले एमएलए का इलेक्शन फाइट किया था मैंने। मैं उस समय जीत नहीं पाया, लेकिन लगातार जब मैंने कहा कि लोगों से जो मैंने वायदे किए थे कि मैं जीतूं या हारूं, मैं आपके साथ रहूंगा, तो ये कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं हार भी जाऊंगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो जो वोटर्स थे, जो आपके लिए, आप पे विश्वास रखते हैं, जो कार्यकर्ता जो आपके साथ रहते हैं, उनका विश्वास जो मेरे ऊपर रहा,
उस विश्वास को न टूटने देने के लिए मैं लगातार उनके बीच काम करता रहा और ये सफर आगे चलता रहा। और 2019 में मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ा यहाँ पे इलेक्शन। मेरा ये मानना है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो एक लोगों का सेंटिमेंट जुड़ता है आपके साथ और लोगों को विश्वास होता है कि मैं जिस प्रत्याशी के साथ हूँ वो लोग फिर एमएलए कोई बन जाता है, वहां अपने काम के लिए नहीं जाते हैं। जिसको वोट दिया है वो उसी से उम्मीद रखते हैं कि वो उनके लिए काम करेगा। काफी बार हॉस्पिटल्स का इशू होता है, लोगों को कोई मेडिकल नीड होता है, उस समय वो उम्मीद रखते हैं और इन उम्मीदों पे मैंने हमेशा खरा उतरने की कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं इन चीजों ने जो गुडविल जनरेट किया उसका लाभ मुझे मिला और लोगों ने एक सपोर्ट किया और मैं अभी फिर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हटिया विधानसभा लड़ रहा हूँ इलेक्शंस को। समझ गया सर मैं आपकी बातों को, लेकिन एक टैगलाइन है जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे खुल के बात करें। बटेंगे तो कटेंगे जैसे विचारों पर आपका क्या कहना है और आप इस मानसिकता को कैसे बदलने का प्रयास करेंगे? पहली बात कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या है मैं आज तक समझ नहीं पाया, आप बताएंगे एक बार। सर जैसे हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे। जहां तक मैं समझ पाया हूं वो ये कहना चाहते थे कि जो हिंदू हैं उनको एक साथ रहना होगा, एक साथ रहने से उनके अनुसार एक यूनिटी मेंटेन रहेगी। तो ये उनके कहने का मतलब था। सर अब इस पे आपका क्या विचार है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मुझे हंसी आती है कि क्या हिंदुओं का ठेका सिर्फ एक पार्टी ने लिया हुआ है, और मैं भी एक सच्चा हिंदू हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ, ना किसी से डरता हूँ ना किसी को डराता हूँ। तो आज ये बातें जो हैं ये सिर्फ राजनीति में बांटने की साजिश है और हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लोगों के काम की बात करते हैं और ये लोग जो हैं सिर्फ बंटने और कटने की बात करते हैं, लोगों को पोलराइज करने के लिए। मुझे लगता है कि आज के दिन में काम की राजनीति होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग विधायक चुनने की बात करते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनने की बात करते हैं, तो लोग काम देखते हैं कि आपने काम क्या किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन ये इमोशनल बातें लोगों को भड़काने के लिए यहाँ पे हमारे सरना भाई भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सब लोग इस राज में मिल के रहते आए। और आज ये बटने कटने की बात करना जो है, ये कोई भी जो सच्चा देशभक्त होगा, जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है, जो अमन चैन चाहते हैं जो लोग, वो ये बात नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाया इस बात ने? हरियाणा चुनाव का आप रिजल्ट देख सकते हैं और यहाँ अभी झारखंड में भी बहुत सारे, मैं जमीनी स्तर पे जिन लोगों से बात कर रहा हूँ या जमीनी स्तर पे जिन लोगों से मिल रहा हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता ये है। देखिए झारखंड के लोग जो हैं वो मुझे लगता है इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं भी लाखों लोगों से मिलता हूँ और रोज अभी चुनाव के दौरान भी मैं मिल रहा हूँ। ये मुद्दा यहाँ के आम लोगों के लिए कोई इशू ही नहीं जी। लोगों के लिए अपने काम की बात, उनके बेसिक इश्यूज की बात, उनके रोजगार की बात, मुझे लगता है कि इतने इश्यूज अभी हैं उसकी बात लोग कर रहे हैं। मैं भी सवाल करता हूँ लोगों से कि क्या आप सरकार से खुश हैं या नहीं है, आपके क्या इश्यूज हैं। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति से ये बात नहीं सुनी है कि उनके लिए इस तरह के जो इश्यूज जो हैं, जो कम्युनल इश्यूज हैं या लोगों को जो बांटने की साजिश होती है, उस पर किसी का कोई कमेंट नहीं होता है। लोग इन बातों को एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के विधायक, सर सिंपल सा सवाल पूछेंगे, उनके कार्यकाल में क्या हटिया विधानसभा क्षेत्र ने विकास को देखा? क्या रोड, नाली, बिजली, साफ पीने का पानी, सही तरीके से शिक्षा, ये सारी चीजें मिल पा रही हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? आप जितना क्षेत्र में घूमे हैं सर, आपका क्या अनुभव है? देखिए हटिया विधानसभा बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट है, राजधानी की सीट है ये। उसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे विधायक कहते हैं कि मैंने रोड का जाल बिछा दिया है, सारे बुरे रोड बन चुके हैं यहाँ पे जी। लेकिन आप चटकपुर चले जाएं, आप कहीं रोड जो लोगों का वर्षों का एक डिमांड है रोड का जी, वो रोड आज तक बन नहीं पाया। और 13 साल जो होते हैं काफी लंबा समय होता है, उसमें विधायक वहां रोड नहीं दे पाए। आप मधुकम चले जाए, वहां पे गंदे पानी का जो नाला है वो इतना बड़ा रूप ले चुका है कि लोगों को रहना वहां मतलब गंदगी की वजह से वो लोग परेशान हैं जी। नालियों का पानी कहाँ जाएगा, कहाँ उसका अंत होगा, उसका कोई पता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप जाएंगे
तो रोड के अलावा यहाँ पे एक मामूली जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर रिपेयर कराने के लिए भी, जो मैंने सुना है, जो लोग कहते हैं कि भाई विधायक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होता है कि जब तक लोग नहीं आए विधायक के पास, विधायक कॉल नहीं करे, तो ट्रांसफार्मर भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्यों? लोगों को क्यों आप एहसान जताना चाहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर बदली कराना? आप शहर में रहते हैं, आपकी बिजली खराब होती है, बिजली वाले, बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो है, एनर्जी डिपार्टमेंट, वो ठीक करते हैं उसको आके। ये आप अगर बिजली का बिल भरते हैं तो ये आपका राइट है कि वो आपको ठीक करे बिजली। उसके लिए क्यों किसी व्यक्ति का एहसान लेना? तो कहीं ना कहीं छोटे दिल से जो काम करते हैं वो बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और हटिया विधानसभा आज भी डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे, ठीक है, कहीं उनके खास लोगों की सड़क बनी होगी है, मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन मेजर यहाँ पे जो लोगों का डिमांड था और जो विधायक ने किया है उस पर एक बहुत बड़ा गैप है। चलिए सर, ये बात मैं समझता हूं। एक प्रश्न मेरा आपसे सर थोड़ा सा पर्सनल है, जा सकता है या आपको लग सकता है। हटिया विधानसभा क्षेत्र से आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम सभी जानते हैं सर, कांग्रेस की जो पूरी सिनेरियो है 2014 के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना भरोसा खोया है लोगों के साथ। ये लोग कहते हैं, ये मेरा मानना नहीं है। मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूं, लोगों से मिलता हूं तो एक न्यूट्रल विचारधारा से मिलता हूं। कहीं ना कहीं आपको लगता है सर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकलैश में आया है, कहीं ना कहीं पीछे आया है? और अगर आप हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस पार्टी के तहत ऊपर आते हैं तो आप कैसे इस छवि को अच्छा करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इसको बदलेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो जो यात्रा थी उनकी, उस यात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो है बिल्कुल ही ऊपर गया है। और लोगों से जो कनेक्ट हुआ है जी, ये ठीक है। बीच में एक समय ऐसा आया था, एक ऐसा 2014 के बाद कि लोगों को लगा था कि नहीं, ये पार्टी जो है थोड़ा सा हमारा ग्राफ नीचे गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आइडियोलॉजी की वजह से, और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो बेसिक चीजों पे काम करते हैं, बुनियादी चीजों पे काम करते हैं। आज भी कहीं आप जाएंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां आपको एक कांग्रेस का वर्कर नहीं मिलेगा, कांग्रेस का सपोर्टर नहीं मिलेगा। और ये एक बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद पूरे एक ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ। पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस रिवाइव की है। और आप देखेंगे कि इस चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करने वाले लोग, 400 पार की बात करने वाले लोगों को अभी अब उनको एनडीए के लोग अभी याद आने लगे हैं। जो उनके एनडीए के पार्टनर जो थे, अब उनका वैल्यू बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी की पार्टी जो है वो हिली है। अंदर से हिले हुए वो लोग हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, अब वो खुद की चिंता उनको सताने लगी है। हाँ सर, सिंपल सा बात है, या जो आप बोल पा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं। मैंने अनेक विधायक प्रत्याशियों से मैं मिला हूं, उनसे बात करता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपका मैनिफेस्टो लिस्ट में क्या क्या है, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप किस तरीके का काम करेंगे। तो जब मैं रोजगार का विषय उठाता हूं कि रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है झारखंड में रोजगार की थोड़ी सी दिक्कत है, युवाओं में रोजगार की थोड़ी सी दिक्कत है। तो बाकी सारे प्रत्याशी मुझे ये बोलते हैं कि विधायक के हाथ में रोजगार कुछ है ही नहीं, सेंट्रल लेवल का काम है, स्टेट वाले देखेंगे, तो हम इसमें क्या योगदान करेंगे। तो सर आपका कुछ टेक है रोजगार के ऊपर कि रोजगार कैसे आप यहाँ के युवाओं को दे सकते हैं? देखिए, एक विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र में, मैं पूरे राज्य की बात नहीं करता हूँ, तो एक विधायक अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर और ला सकता है। लोगों के स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकता है। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके बीच में काम करके जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात भी कर सकते थे। और कहीं ना कहीं अगर विधायक, खास करके हटिया का विधायक जो है, वो इस क्षेत्र में आप देखेंगे, ये एयरपोर्ट यहाँ नजदीक है, यहाँ से रेलवे स्टेशन नजदीक है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, लोग बसने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे भी काफी इंडस्ट्रीज को लोग ला सकते हैं। और एक विधायक जो होता है अपने क्षेत्र में लोगों को वेलकम कर सकता है, गवर्नमेंट से लाइजनिंग करके ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट कर सकता है जिसमें नए रोजगार के अवसर मिल सके। आईटी सेक्टर एक यहाँ के लिए एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लोगों को ला के, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, लोग यहीं के बच्चे जाके गुड़गांव में जब जॉब कर रहे हैं, पलायन हो रहा है। बिल्कुल, तो पलायन वो भी हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ की जो महिलाएं भी हैं वो भी काफी मजबूती से, काफी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करती हैं, लेकिन उनका जो पलायन हो रहा है, वो उनका शोषण हो रहा है बाहर जाके। तो हम उन्हें रोजगार के अवसर हमें यही देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है एक सेक्टर है रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री, ये उस इंडस्ट्री में भी यहाँ के लोग काफी रोजगार पा रहे हैं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। अगर
ऐसी फैक्ट्रीज को भी यहाँ प्रमोट किया। आपने देखा अरविंद बिल्स ने भी यहाँ पे अपने स्टार्टअप किया है आपको रिंग रोड के पास में। तो मैंने कहा हटिया का विधायक अगर चाह ले तो रोजगार के काफी अवसर यहाँ पे लोगों को दिलवाया जा सकता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करके भी यहाँ पे लोगों को रोजगार के अवसर हम लोग दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सर एक विधायक है तो इन सारी चीजों पे काम करेगा। हम भले हम रेडी कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए कि आप कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, अपना पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं एग्री करता हूं सर इस बात पे। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सर मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी विधायक कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायक प्रत्याशी है, वो चुनाव से पहले जो उनका बर्ताव होता है कार्यकर्ताओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन विधायक बन जाने के बाद उनसे टाइम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है सर। करीबन 10 कॉल, 15 कॉल, पीए को कॉल, उनके कार्यकर्ताओं को कॉल करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं 5 या 7 मिनट का समय मिलता है, जो चुनाव से पहले नहीं होता। चुनाव से पहले सारे दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी आ सकता है, मिल सकता है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे सर? मतलब पर्सनली पूछ रहा हूँ। मैंने भी 5 वर्ष तक शहर के डिप्टी मेयर के रूप में कार्य किया है और कभी ये शिकायत नहीं आई कि मैं लोगों से दूर हुआ हूँ। जो मैं पहले था वही उस पीरियड में भी रहा, आज भी वही हूँ। और मुझे लगता है जब आप विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आप जनता के बीच के व्यक्ति होते हैं और कहीं कोई गैप होने की जरूरत नहीं होती है। लोग तो हमारे घरों में आते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में आते हैं, हमारे डाइनिंग रूम में आते हैं और कहीं कोई हमारे बीच में आज तक कोई रुकावट या कोई बीच में गैप नहीं रहा है। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, मैं सभी से मिलता हूं और उनके लिए उपलब्ध रहता हूं। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है कोई भी एक प्राइवेट मोमेंट नहीं होता है कि जब आप लोगों से नहीं मिल रहे होते हैं और ये कभी चेंज नहीं होगा। मैंने लोगों से मैं हमेशा एक बात का प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं जो भी कुछ भी हूँ आपके लिए हूँ और मेरा जीवन जो है वो समर्पित है लोगों के लिए, समाज के लिए और हटिया विधानसभा के लोगों के लिए। क्योंकि इन लोगों ने काफी प्यार और एक आप कह सकते हैं जो आज मैं जो कुछ भी हूँ इसको बनाने में हटिया के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। इनसे गैप होने का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। जब आप चुनाव लड़ रहे होंगे सर तो आपने एक अपना ग्राफ तैयार किया होगा, मैनिफेस्टो तैयार किया होगा कि आप हटिया विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं या किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। मैं सारे मुद्दों पर बात तो नहीं करना चाहता, मैं आपसे 1 या 2 मुद्दा जानना चाहता हूं सर, जो प्रमुख मुद्दा होगा आपका अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। देखिए जो बेसिक जो बुनियादी चीज है, बिजली, पानी, सड़क, इन बातों पे तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बननी चाहिए। बहुत सी नई आबादी बसी है, वहाँ सड़क नहीं है तो वहाँ सड़क बननी चाहिए जी। पीने का पानी सब जगह मुहैया हो, ये हमें काम करना चाहिए। पाइपलाइन के द्वारा जहाँ पानी नहीं पहुंच सका है तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पाइपलाइन से पानी पहुंचे, क्योंकि ग्राउंड वाटर पे जितना लोड हम रांची शहर में दे रहे हैं, आप देखेंगे हर घर में बोरिंग है, गर्मी में लोगों के बोरिंग सूख जा रही है। तो ग्राउंड वाटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ष आप देखेंगे गर्मी के दिनों में एक कैंपेन चलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर सारे लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है इस पे एक कंटिन्यूअस एफर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वर्षों में एक ड्राई जोन और बढ़ जाएंगे। लोग अभी हरमू के लोग, हटिया के लोग परेशान है पानी के लिए, तो मुझे लगता है वो एक फोकस एरिया हमारा रहेगा। और इसके अलावा जो मेरी जो एक और जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी वो गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आम लोगों के बच्चे होते हैं, जो रोज कमाने जाते हैं, उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हम कहते हैं बराबरी की बात कहते हैं, बट वो अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूं, क्योंकि जो विधायक होते हैं सभी स्कूल की कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि मोस्टली विधायक जो है स्कूल की मीटिंग्स में नहीं जाते हैं और अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। मेरा ये मानना है कि उस पे विधायक को सबसे पहली प्राथमिकता वहां रखनी चाहिए और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको प्राइवेट स्कूल्स के लेवल में हम लाएं, ताकि यहाँ के लोगों को सही मायने में हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वो लोगों से पीछे रह जाएंगे अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। इसके अलावा एक फोकस एरिया मेरा है कि मैंने ये महसूस किया है कि आप जब ग्रामीण इलाके में जाते हैं, शहर के जो बस्ती के इलाके में जाते हैं, चाहे वो जगन्नाथपुर बस्ती हो या फिर आपको खोखमा टोली हो, ऐसे हरमू में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चे 1 या 2 रूम के घरों में रहते हैं। वहां पढ़ने वाले 2 या 3 बच्चे अगर हैं तो एक चौकी में बैठ के वो अपना होमवर्क भी करते हैं। कोई उस घर में कोई युवा अगर है, कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की, वो भी लोग चौकी में ही बैठ के पढ़ते हैं। टेबल कुर्सी में मैंने बैठ के पढ़ते हुए कम ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है लोगों को। अगर
हर पंचायत में एक रीडिंग रूम बोले या लाइब्रेरी बोले उसका निर्माण कराया जाए, जिस तरीके से सामुदायिक भवन बनते हैं, और उसमें प्रॉपर टेबल चेयर रखे जाएं, लाइट की व्यवस्था रहे, पंखा रहे, पीने की पानी की सुविधा वहां की जाए, और अच्छे अखबार अच्छे मैगजीन्स वहां मंगा के रखे जाएं, और उस क्षेत्र के बच्चे जो हैं वहां पढ़ सके आके। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा माहौल रहेगा उनके लिए, जहां वो पीसफुली पढ़ पाएंगे। मुझे लगता है इसका काफी एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लोगों पे अच्छा असर पड़ेगा, और बच्चे भी। और जब भी मैंने इस बात को रखा है लोगों के बीच में, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बच्चे छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं ये होने से कितना अच्छा होगा। क्यों नहीं लोगों ने आज तक किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता होगी। आज तक जिस क्षेत्र में मैंने ये बात कही है, लोगों ने कहा है कि भैया आप पहला काम जो करोगे आप इसी काम को करना, रोड भले बाद में बन जाए बट इस काम को पहले आप पूरा करना। बहुत अच्छा विषय है सर, क्योंकि आप एजुकेशन पे फोकस करना चाहते हैं, यूथ पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन इन मुद्दों में मैंने एक मुद्दा पकड़ा सर, जल संकट वाली जो मुद्दा है। बोरिंग फेल हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। बोरिंग फेल होने के बाद सर ये शिकायत रहती है बहुत सारे क्षेत्रों में कि वो सप्लाई वाला वाटर नहीं आ पा रहा है, टैंकर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग 3-3 बाल्टी 4-4 बाल्टी पानी से अपना पूरा दिन निकालते हैं, जिस घर में 4 परिवार हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली प्लान किया है सर आपने? क्योंकि मैं जब कवर कर रहा था हटिया विधानसभा क्षेत्र, मैंने बहुत सारे इलाकों में जाकर के देखा कि एक घर में 4 से 5 परिवार हैं, 4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी में उनको पूरा दिन निकालना पड़ता है। टैंकर्स महंगे हो जाते हैं सर, और अगर महंगे हो भी जाते हैं तो कुछ कुछ एरियाज में पहुंच नहीं पाते हैं। इस पे कुछ स्पेसिफिक प्लान है सर आपका? देखिए, हमें सप्लाई वाटर जो है वो हर घर में पहुंचाना ही पड़ेगा, और उसके लिए काम तो हुआ है। अभी भी ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं जहां सप्लाई वाटर नहीं पहुंच सका है, उस पर और काम करने की जरूरत है। और बोरिंग पे ऊपर डिपेंडेंस जो है हमें उसको कम करना ही पड़ेगा, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के जो और तौर तरीके हैं, क्योंकि प्राइवेट घरों में हम वो कहते हैं कि हम आपका म्युनिसिपल जो होल्डिंग रेट होता है वो कम होगा, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। लेकिन सरकार के तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करना चाहिए सरकार के खर्चे पे। जो पार्क्स हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, वहां तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लेकिन बाकी आप देखेंगे जो स्लम इलाके हैं, जो बस्ती के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो हमें रांची शहर में 2 एजेंसीज हैं, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक आरआरडीए। तो आरआरडीए की तरफ से भी हमें, मुझे लगता है एक पूरी प्लानिंग की जरूरत है, एक मास्टर प्लान की जरूरत है, जो पानी का विषय हो, आगे जो शहर का जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जो बाकी आबादी है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि हमें इस पे काफी स्टडी करने की जरूरत है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है कि कैसे ये शहर जो है आगे बचेगा, ये शहर का ग्रोथ कैसे होना चाहिए। इस पे विधायक भी बैठते हैं, यहाँ के विधायक जो है रांची के, कांके के, हटिया के, सारे लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स होते हैं। बट विधायक जनरली वहां जाते हैं तो लोग रोड कहाँ बनेगा, नाली कहाँ बनेगा, इस पे बात करते हैं। शहर हमारा कैसे बचेगा, शहर कैसे हमारा साफ रहेगा, शहर कैसे हमारा आगे 50 वर्षों तक हमारा शहर किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस पे बात नहीं होती है। मुझे लगता है इस पे काफी सीरियसली विचार करके काम करने की जरूरत है, तभी हमारा ये अच्छा शहर है। मैंने हमेशा देखा है कि जो भी लोग यहाँ काम करने भी आते हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, उनको लगता है कि यहाँ का वेदर अच्छा है, हमें यहाँ रुकना चाहिए, लोगों को आसपास की ग्रीनरी पसंद है, नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। लेकिन हम रांची शहर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, और इस पे काफी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल समझ गया सर मैं आपकी बात को। मतलब इस बार आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। लोगों ने जिस तरीके से इस इलेक्शन को लिया है, मैं देख रहा हूं कि जो आम लोग हैं वो इस इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी के, जेएमएम के, आरजेडी के, लेफ्ट पार्टीज के, जो हमारे सहयोगी दल के वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका अफिलिएशन नहीं है, वो भी बदलाव की बात करते हैं, वो भी चेंज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अजय भैया इस बार आपको आना है, और वो झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन जी को सीएम देखना चाहते हैं। ये एक कॉमन फैक्टर है। मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई मैं आपसे बात नहीं किया, मैंने आपके बीच आया नहीं, तो कैसे आपने मन बना लिया? वो नहीं इस बार बदलाव करना है अजय भैया, आप काफी दिन से आपको देख रहे हैं, आप अच्छा काम करने वाले हैं, आपको हम लेके आएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास जो है, एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर, और मैं लोगों से हमेशा इस बात का वादा करता हूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर रखा है, मैं उसको अंतिम सांस तक, अपने अंतिम जो खून की जो बूंद होती है उसको निकलने तक मैं उसको निभाऊंगा, विश्वास को आपका टूटने नहीं दूंगा। और लोगों को कहीं ना कहीं जो एक प्यार है, जो एक लोगों को ट्रस्ट है मेरे ऊपर, वो इतने लंबे समय में ये बिल्ट हुआ है।
और काफी बार मैं लोगों से कहता हूं, जैसे गाइड सिनेमा की कहानी जो थी ना, कि पहले मैं पॉलिटिक्स में जब आया था तो मैं एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन था, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन था, लेकिन डिप्टी मेयर बनने के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को मैंने देखा कि लोगों के आंखों में एक विश्वास मैंने देखा मेरे ऊपर। मैं जो कहता था लोग उसको यकीन करते थे। जितने स्कूल कॉलेजेस में मैं फर्स्ट चॉइस हुआ करता था चीफ गेस्ट बनने के लिए। अच्छा। और इनफैक्ट जब मैं पोस्ट में नहीं रहा, तो जनरली आप जब पोस्ट में नहीं होते हैं तो लोग आपको बुलाते नहीं है, बट उस बीच में भी मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रेपुटेड कॉलेजेस में, सब जगह पे मैं उसके बाद भी उनका फर्स्ट चॉइस हुआ करता था चीफ गेस्ट बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को मेरी बातों पे यकीन था, और ये विश्वास जो है एक बड़ी बात होती है। जनरली लोग पॉलिटिशियंस को सोशली या फैमिली में उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मैं लकी हूं इस मामले में कि लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और बेटा और भाई के रूप में प्यार करते हैं। और जब आपको लोग अपने परिवार में एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, और मैं उस जिम्मेवारी को निभाना चाहता हूं, किसी भी हद तक जाकर निभाना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उम्मीद करता हूं आपने जितना भी मेहनत किया होगा वो आपके पक्ष में आए। बाकी 13 नवंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना अजय नाथ शाहदेव जी को, जो हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आगे भी हम लोकल लोगों से बात करेंगे, बड़े बड़े प्रत्याशियों से मिलेंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव का फुल कवरेज देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।